of 259 million, where as per sale tax return for the said period you have shown purchases of capital goods fixed assets as nil। अपनी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वो पिक कर रहा है कि वहाँ पे चूँकि कैपिटल एसेट्स नहीं है और यहाँ पर आप डिक्लेयर कर रहे हैं तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग समवेयर, या उधर आपने मिस डिक्लेरेशन की है या इधर मिस डिक्लेरेशन की है। इनिशियल एंड नॉर्मल डेप्रिसिएशन हैज़ बीन क्लेम्ड ऑन फ्लां फ्लां, द पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड। इस चीज़ को हम इग्नोर कर देते हैं जो मैंने हाईलाइट की है। क्लेम ऑफ डेप्रिसिएशन आपका उस वक्त तक फुलफिल नहीं होता अनलेस एंड अनटिल, क्या रिक्वायरमेंट है आपकी यहाँ पे, रूल 12 अगर आप इनकम टैक्स रूल्स में देखें तो कहते हैं अगर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम करनी है तो वहाँ पर कुछ रिक्विजिट इंफॉर्मेशन है विच हैज़ टू बी फर्निश्ड अलॉन्ग विद द रिटर्न। अगर वो ना हो तो आप उसकी एब्सेंस में डेप्रिसिएशन रिजेक्ट कर सकते हैं और वो हम कभी पूछते ही नहीं है, देखते ही नहीं है। द पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड एट द टाइम ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, ये वहाँ पे लिखा हुआ है कि जी बाद में नहीं देनी है, आपने रिटर्न्स के साथ ही देनी है। फॉर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन इनिशियल अलाउंस एंड अमोर्टाइजेशन हैव बीन एनुमरेटेड एज पर रूल 12 ऑफ इनकम टैक्स रूल्स वेयर डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच डेप्रिशिएबल एसेट, कि जी मशीनरी है तो किस चीज़ की मशीनरी है, क्या नाम है, क्या उसकी यूटिलिटी है, डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एसेट एंड अमाउंट ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड, ये वहाँ पे 5-6 चीज़ उन्होंने पूछी हुई है और वो आपने रिटर्न के साथ देनी है। अगर वो नहीं आई तो सोनली ऑन दैट फैक्टर यू कैन रिजेक्ट इट, राइट। नो सच इंफॉर्मेशन हैज़ बीन सबमिटेड एंड देयरफॉर उसने ये ऑब्जर्वेशन बनाई। अगेन एक नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन देखें, वो कहता है कि जी एज पर टैक्स डेप्रिसिएशन शेड्यूल इन मशीनरी ₹87 million हैज़ बीन क्लेम्ड एज टेक्निकल एंड प्रोफेशनल बुक्स। The addition to such a huge extent under these heads is not understandable in an educational institute like you। ये बीकन हाउस का केस था। थर्ड शेड्यूल में आप जाएं तो वहाँ पे टेक्निकल और प्रोफेशनल बुक्स के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन क्लेम आप ले सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली बीइंग अ स्कूल टेक्निकल और प्रोफेशनल बुक्स उसका परव्यू नहीं बनती। मोस्ट लाइकली दे आर सेटिंग अप लाइब्रेरीज, इस वजह से ऑफिसर ने उसको हिट की है। तो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज you need to check whether the addition in asset or plant or machinery is relevant to the nature of taxpayer business। ये नहीं कि उसने क्लेम कर लिया और आपने आंखें बंद करके कि हाँ जी कॉस्ट भी लगी हुई है, डिटेल्स भी दे दी, जीडी भी इंपोर्ट की दे दी, लोकल परचेज का एविडेंस भी है, अगर वो उससे रिलेटेड नहीं है तो यू डोंट हैव टू एडमिट इट। बट हैविंग सेड दैट, कई दफ़ा ऑल्दो यू हैव द नेसेसरी पावर एंड द रूल्स रेगुलेशंस एंड द लॉ ऑन योर साइड, कुछ चीज़ें आंखें कई दफ़ा बंद भी कर लेनी चाहिए। अगर बीकन हाउस ने गलती से बच्चों के लिए लाइब्रेरियाँ बना दी हैं तो कई दफ़ा आप इग्नोर कर दें इन द ग्रेटर गुड ऑफ द सोसाइटी। कई जगह आपको ऐसे मिलेगा, फॉर एग्जांपल ट्रस्ट्स के अंदर कई जेन्युइन ट्रस्ट और वेलफेयर सोसाइटीज़ काम कर रही हैं, और अब जो हमारे सेक्शन 100C है या 100D है जो उसको डील कर रहा है, और उसके साथ जो एसोसिएटेड रूल्स हैं बड़ी स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन कई दफ़ा कुछ ट्रस्ट जो हैं जो वाकई जेन्युइन काम कर रहे हैं वो उसको कई दफ़ा फुलफिल नहीं करते, तो थोड़ा बहुत आप आंखें बंद कर सकते हैं इन द ग्रेटर गुड ऑफ द सोसाइटी। ये नहीं कि जनाब आंखें बंद करके जनाब मेरे हाथ में लॉ है तो बस मैं अप्लाई करी जाऊँ। तो थोड़ी सी डिस्क्रिशन आप एक्सरसाइज कर लें। कई दफ़ा हम डिस्क्रिशन, कई दफ़ा इंटरवेंशन पे हम एक्सरसाइज करते हैं, तो कई दफ़ा फॉर द ग्रेटर कॉज ऑफ द सोसाइटी आप उसको एक्सरसाइज कर लें। अच्छा, अगर इफ़ इट इज़ नॉट देन कैन यू गेस व्हाट इज़ हैपनिंग, कि अगर वो बंदा प्लांट और मशीनरी या ऐसा एसेट ले रहा है जिसका उसके बिजनेस से ताल्लुक नहीं है, तो आपका कंक्लूजन क्या है फिर? इफ़ यू फिगर इट आउट कि जनाब जो उसका नेचर ऑफ बिजनेस है और जो मशीनरी इसने इंपोर्ट की है इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर हो क्या रहा है? ही सिंपली क्या कर रहा है? आपको क्या कर रहा है? इसमें तो एक्सपेंसेस के डेप्रिसिएशन के उसको अलाउ नहीं हो सकता। दो जगह हिट कर रहा है वो आपको। एक तो वो आपसे फेक डेप्रिसिएशन क्लेम करी जा रहा है, और दूसरी तरफ उसने ट्रेडिंग की हुई है, उसने वो मशीनरी, उससे उसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, उसने मंगाई है और मार्केट में बेच दी है, वहाँ से ट्रेडिंग कर गया और इधर अपना ऐसी अपना एसेट वहाँ पे रेस करके आपसे प्लांट और मशीनरी पे डेप्रिसिएशन भी ले रहा है, तो डबल एज सोल्ड करके वो आपको वहाँ पे डैमेज कर रहा है। इसका एविडेंस क्या होगा? एविडेंस ये होगा अगर आप कंसिस्टेंटली उस बंदे की 3, 4, 5 साल की रिटर्न्स उठाएंगे तो पता लगेगा कि हर साल उसकी मशीनरी में एडिशन कंसिस्टेंटली जो है वो 10, 15, 20% करी जा रहा है, लेकिन सेल्स की ग्रोथ वैसे नहीं आ रही।
सेल्स की ग्रोथ 2-3-4%, 2-3-4%, तो दैट इज एन एविडेंस कि हाउ कम यू आर एडिंग अप मशीनरी एवरी ईयर और आपकी जो है वो सेल्स नहीं बढ़ रही। मशीनरी आप 2 दफ़ा से ऐड कर रहे हैं, या आपका वॉल्यूम ग्रो कर रहा है बिजनेस का, या आपने लेटेस्ट मशीनरी एक्वायर की है जिसकी प्रोडक्शन और एफिशिएंसी ज़्यादा है। इन ईदर केस यू आर इन्वेस्टिंग इनटू योर कैपिटल एसेट्स बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग योर बिजनेस टू ग्रो। ये कॉमन सेंसिकल है कि अगर आप बिजनेस डाई कर रहे हैं या स्टैग्नेंट हुआ है तो नई मशीनरियाँ नहीं आप लगाएंगे। अगर आपने रिप्लेसमेंट भी करनी है तो उस वक्त करते हैं जब यू आर प्रिटी कॉन्फिडेंट कि नहीं यार जो मैं कॉस्ट इनकर कर रहा हूँ आई एम गोइंग टू गेट इट इन नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। तो अगर उसकी सेल्स ग्रो नहीं कर रही उस हिसाब से तो डेफिनेटली वो आपको इधर हुडविंग करी जा रहे हैं। कि प्रोडक्शन कैपेसिटी भी तो इंक्रीज होनी चाहिए ना सर। कई वो नॉर्मली जो अच्छी कंपनीज है उनके आखिर में प्रोडक्शन कैपेसिटी मेंशन होती है ऑडिट अकाउंट्स पे, लेकिन जनरली वो लोग नहीं लिखते। वो प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर वो नहीं अनाउंस कर रहा उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो उसकी प्रॉक्सी है वो अल्टीमेटली सेल्स है कि जैसे जैसे बढ़ रही है सेल्स बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़ रही तो दैट इज एन इंडिकेशन टू द फैक्ट कि समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। और फिर वो आपने उसको इन्वेस्टिगेट करके देखना है कि ये मशीनरी जो है इससे रिलेटेड है इसके बिजनेस से या नहीं है। मे बी यू हैव टू कंडक्ट अ स्पॉट इंक्वायरी। लेटेस्ट मशीनरी है तो कुछ 6 महीने साल 1 ईयर डाउन द रोड स्पॉट इंक्वायरी का फ़ायदा है। 5 साल बाद जाके करेंगे तो कुछ पता नहीं लगता मशीनरी की हालत देखे कि 6 साल पहले लगी थी या 10 साल पहले लगी हुई है, राइट। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका है परूजल ऑफ टैक्स डेप्रिसिएशन। व्हीकल आपका एक और फेवरेट स्पॉट है। यू हैव मेड एडिशन इन व्हीकल्स एट 72 million। दीज व्हीकल्स आर नॉट प्लाइंग फॉर हायर एंड देयर वैल्यू डज नॉट अपीयर टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ, उस वक्त 1.5 था, अब आपकी मैक्सिमम व्हीकल कॉस्ट जो है 2.5 million है। और इसकी रीज़न क्या थी कि नॉर्मली जितने बिग बिजनेस हाउसेज हैं उन्होंने अपने डायरेक्टर्स को मर्सिडीज लैंड क्रूजर्स दी हुई और बुक वो बिजनेस के नेम में कर लेते थे। तो इन ऑर्डर टू चेक दैट ट्रेंड उन्होंने कहा जी मैक्सिमम आप पहले 1.5 और अब उन्होंने मैक्सिमम 2.5 कर दी कि इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो हम आपको उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं देंगे। तो आपने चेक क्या करना है इसमें, कॉस्ट ऑफ द व्हीकल जहाँ पे भी आपको क्लब करके उसने फिगर लिखी हुई उससे ब्रेकअप मांगना है ताकि पता लगे कोई इंडिविजुअल व्हीकल 2.5 million लेटेस्ट ईयर में और पुराने सालों में 1.5 उसको क्रॉस तो नहीं कर रही। सेकेंड इसकी ऑब्जर्वेशन आप पढ़ें, perusal of tax depreciation schedule revealed that you have made addition in vehicles at this. These vehicles are not plying for hire and their value does not appear to be restricted. Definite information के साथ ऐसे words अगर आप use करेंगे तो आपका शो कॉज वैसे ही वहाँ पे फॉल्टी हो जाता है। Does not appear to be इसका मतलब है आप खुद ही डाउटफुल हैं अभी अपना। तो जब आपका फाइनल शो कॉज जाए तो उसके अंदर शुरू में एक्सप्लेनेशन लेटर जो जा रहे हैं वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, लेकिन फाइनल शो कॉस्ट के अंदर अगर आप ऐसे वर्ड यूज़ करेंगे तो वो पहले ही कहेगा कि जनाब ये तो अभी आप डेफिनेटली नहीं है, आप तो खुद शो कॉस्ट में मुझसे पूछ रहे हैं, डज नॉट सीम टू बी, डज नॉट अपीयर टू बी, तो ये वर्ड्स आपने वहाँ पे नहीं यूज़ करने। अच्छा, प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ दिस व्हीकल शोइंग डिस्क्रिप्शन एंड फलाना फलाना। ये ऑब्जर्वेशन आपकी उस वक्त ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है अगर आप यहाँ पे रूल 12 को भी कोट कर देते कि जी ये सारी चीज़ें मैं मांग रहा हूँ रूल 12 के साथ रिटर्न के साथ आनी थी और आपने सबमिट नहीं की हुई। अच्छा, इसका इजी तरीका ये है कि जब आपको आ जाए तो उसको एडिशन करने का बड़ा आसान सा तरीका है कि आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हीकल लिखें, टोटल कॉस्ट रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट 1.5 अब 2.5 हो चुकी है और जो बैलेंस है उसके ऊपर जो भी उसको एसेट का रेट लगता है उसको अप्लाई करें और वो माइनस आपकी इजीली बन जाएगी। एक टेबल बना लें तो ये ज़्यादा इजीली आपका हैंडल हो जाता है। अच्छा, इन केस इफ डिटेल ऑफ सम व्हीकल्स इज नॉट प्रोवाइडेड तो कंप्लीट डेप्रिसिएशन ऑन दैट अमाउंट इज टू बी एडेड बैक। अगर वो होल्ड अप कर लेता है इंफॉर्मेशन तो फिर आप सारी ऐड बैक कर, ठीक है। फिर आपने इसमें नहीं रहना कि जी मैं करूँ ना करूँ, जितनी इंफॉर्मेशन होल्ड बैक कर ली है आपने फिर उसको आंखें बंद करके ऐड बैक कर देना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनीज के केस में यू नीड टू चेक द ओनरशिप ऑफ व्हीकल्स। वो उसकी रजिस्ट्रेशन से पता लगेगा कि वो रजिस्ट्रेशन कंपनी के नाम है या डायरेक्टर के नाम है। कंपनी इज अ लीगल एंटिटी, एवरी लैंड, एवरी बिल्डिंग, एवरी एसेट इज रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी। अगर वो डायरेक्टर के नाम है तो फिर उसकी रिटर्न में वहाँ पे उसके एसेट का हिस्सा होना चाहिए। वो डायरेक्टर के नाम कंपनी में एसेट वो अपना डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते, तो उसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूर चेक कीजिएगा। अच्छा जी, ये देखिए इनिशियल अलाउंस एज पर टैक्स डेप्रिसिएशन शेड्यूल यू हैव मेड एडिशन इन प्लांट एंड मशीनरी ऑफ रुपीज़ इतना। द क्लेम ऑफ इनिशियल अलाउंस ऑन इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स ऑफिस इक्विपमेंट इज़ नॉट अलाउबल एज फ्ला फ्ला फ्ला। अब ज़रा देखिएगा ये इनिशियल अलाउंस इस पर
एडमिसिबल है कि नहीं है। आप बुक भी खोल लें, और ये मैंने सेक्शन 5 खोला हुआ इनिशियल अलाउंस का, ये बंद कर दें यार, ये इधर का तो बंद कर दें, ऐसी गर्मी होगी। उधर का भी ऑफिसर से पूछ लीजिएगा कि ज़रूरत है। प्लीज़ रीड और मुझे बताएं आपका फीडबैक क्या है कि इस पर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। जिनको बैक बेंचेस को नज़र नहीं आ रहा तो थोड़ा सा आगे आ जाएं। ये सेक्शन 5 है आपका 23 सब सेक्शन 5। इसके मुताबिक इन चीज़ों के ऊपर आपको इनिशियल अलाउंस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। व्हाट इज़ योर ओपिनियन? एनीवन? इन दिस सेक्शन एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट मींस इनिशियल अलाउंस का जो भी एसेट है बाय इट्स वेरी नेचर एंड बाय वेरी डिफ़ॉल्ट वो एक डेप्रिशिएबल एसेट है, लेकिन फर्दर उसकी एलिजिबिलिटी उसने डिफ़ाइन कर दी इसके नीचे कि जी इनके अलावा जितने भी एसेट्स हैं वो ये हैं। तो क्या ये चीज़ें फॉल कर रही हैं इसके अंदर या नहीं फॉल कर रही? देखिए इसको पढ़ के। जवेद, क्या ओपिनियन है आपका? बनती है कि नहीं बनती? क्यों नहीं बनती? चले गुड, क्यों नहीं बनती पहले आप बताएं। डेप्रिशिएटेड एसेट उन्होंने कहा अदर देन। जी, अदर देन एनी फर्नीचर इंक्लूडिंग। अच्छा, फर्नीचर इंक्लूडिंग फिटिंग्स, तो किस चीज़ को आप हिट कर रहे हो? फिटिंग्स में इलेक्ट्रिक फिटिंग हो जाएंगी और फर्नीचर ऑफिस। फर्नीचर में आप कह रहे हैं कि मैं इलेक्ट्रिक फिटिंग्स को हिट कर रही हूँ, और ऑफिस इक्विपमेंट किधर हिट कर रहे हो आप? वो हो जाएगा। जी जवेद, मेरे हिसाब से बनती है जहाँ फर्नीचर के साथ फिटिंग्स कह रहे हैं, फर्नीचर की फिटिंग्स की बात हो रही है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स की बात नहीं है। चले, जवेद का ओपिनियन है कि फर्नीचर का वर्ड जो डिफाइन कर रहा है वो उधर से फिटिंग्स, ये दूसरी फिटिंग नहीं है, फर्नीचर वाली फिटिंग्स हैं, कोई फिक्सचर है फिटिंग उससे रिलेटेड अपना हैं जी। अच्छा, वैसे इसका जो आप जवेद कह रहे हो ना, इसका एक प्रिंसिपल होता है, जस्ट हम जेनरिस कहते हैं या क्या लेटिन वर्ड है, लेकिन उसका मतलब ये होता है कि अगर आपने कभी कस्टम टैरिफ कोड खोला हो तो ऊपर आपके 5-6 वो टैरिफ हेडिंग्स आती है और नीचे फिर वर्ड अदर लिखा होता है। तो लॉ कहते हैं कि जी ज्यूरिस्प्रूडेंस ये कहती है कि जब आपने वर्ड अदर को डिफाइन करना है तो उसके पीछे सीरियल में जो चीज़ें चल रही हैं उसको ऑब्जर्व करें एंड इट शुड बिलोंग टू दैट क्लास। ठीक है, ये लॉ की इंटरप्रिटेशन का असूल है, लेकिन हम अपनी इंटरप्रिटेशन यहाँ से नहीं ड्राइव करेंगे। इसका कॉरस्पॉन्डिंगली थर्ड शेड्यूल जहाँ पे आपको इनिशियल अलाउंस अलाउड है उसकी वर्डिंग्स अब ये हो चुकी हुई हैं। द रेट ऑफ इनिशियल अलाउंस अंडर सेक्शन 23 शैल बी 25% फॉर, बाकी वर्ड्स किधर गए? फर्नीचर, फिटिंग्स, सिर्फ प्लांट, बाकी पहले वर्ड्स होते थे यहाँ पे, अब यहाँ से उड़ गए हैं। तो अब क्या होगा? सब्सटेंटिव लॉ आपको इन चीज़ों पे रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, थर्ड शेड्यूल यहाँ पे चला गया, तो अब किसको फॉलो करें? थर्ड शेड्यूल। जी, भाई साहब कह रहे हैं कि थर्ड शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं। किसको करें, सब्सटेंटिव लॉ को कि थर्ड शेड्यूल को? हैं जी, थर्ड शेड्यूल सबसर्विएंट है या नहीं है? कोर्ट्स ये कहती हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया हुआ है कि योर शेड्यूल इज एज गुड एज द सब्सटेंटिव लॉ। शेड्यूल इज नॉट सबसर्विएंट टू सब्सटेंटिव लॉ, योर शेड्यूल इज एज गुड एज द सब्सटेंटिव लॉ। हेंस बाय इंटरप्रिटेशन हम ये कहते हैं कि जी चूंकि शेड्यूल में रेट्स नहीं है इन चीज़ों के, तो द इंटेंशन ऑफ द लॉ इज कि ये चीज़ सिर्फ प्लांट और मशीनरी पे मिलेगी, ना ऑफिस इक्विपमेंट पे देंगे, ना इलेक्ट्रिक फिटिंग्स पे मिलेंगी। जो चीज़ प्लांट और मशीनरी की डेफिनेशन में आएगी उस पर मिलेगी। और अगर आपको प्लांट और मशीनरी की थोड़ी सी डिटेल चाहिए तो जो पुराने शेड्यूल्स हैं वहाँ पे काफ़ी उन्होंने चीज़ें प्लांट एंड मशीनरी अब आपको नज़र नहीं आता। पुराना देखेंगे थर्ड शेड्यूल जो आज से कई साल पहले होता था, तो उन्होंने कई किस्म की प्लांट और मशीनरी वहाँ पे मेंशन की हुई। तो बाय वर्च्यू ऑफ दिस जो चीज़ प्लांट और मशीनरी है वो वहाँ पे आप उसको इनिशियल अलाउंस नहीं देंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका जी, एज पर टेक्स्ट डेप्रिसिएशन शेड्यूल यू हैव क्लेम्ड इनिशियल एंड नॉर्मल डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन मेड इन बिल्डिंग एट दिस द ब्रेकअप ऑफ एडिशन इज दिस द क्लेम। अच्छा,
इसमें पॉइंट ये है कि अक्सर लोग जब बिल्डिंग मेंशन करते हैं और वहाँ पर आपको शेड्यूल के अंदर कहीं लैंड लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो कई लोग क्लब कर देते हैं बिल्डिंग की कीमत में लैंड की कीमत। कई जगह तो आपको लैंड अलहदा लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है और कई जगह सिर्फ बिल्डिंग लिखा हुआ नज़र आ रहा होता। अगर खाली बिल्डिंग लिखी हुई है तो 90% चांसेस है कि लैंड की कॉस्ट उसने बिल्डिंग में क्लब करके आपसे नॉर्मल अलाउंस और वो इनिशियल अलाउंस और डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा है। तो ऑलवेज चेक वेदर द कॉस्ट ऑफ द लैंड हैज़ बीन क्लब्ड इन द बिल्डिंग और नॉट। और जब लैंड अगर आ गई है तो उसमें से उसकी वैल्यू अलहदा करनी है, तो फिर आप रूल 68 रेड विद 76 उसकी कॉस्ट उसको डिटरमिन कर दीजिएगा। वरना ये ना हो कि वो लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन इनिशियल अलाउंस नहीं मिलता, उसमें क्लब करके बिल्डिंग के अंदर आपसे ले ही जा रहा है अपना। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन ऑन, सॉरी इसकी पावर पॉइंट स्लाइड जो है वो चूँकि 100 पेज का डॉक्यूमेंट है, वो मेरी हिम्मत नहीं थी तो मैंने वर्ड में इसको बनाया हुआ है। डेप्रिसिएशन ऑन लीज एसेट्स, उसने क्या कि जी आपने 14.9 मिलियन की क्लेम की हुई है, द सेम इज़ नॉट अलाउेबल। वो आपको पता ही है किस लिए अलाउेबल नहीं होता लीज एसेट्स पर डेप्रिसिएशन, किस वजह से नहीं होती? तो लीजिंग कंपनी को मिलती है, क्योंकि डेप्रिसिएशन का प्रिंसिपल है कि यू शुड बी द ओनर ऑफ द एसेट, और लीज एसेट्स की सूरत में लीज कौन उसका ओनर है? दैट लीजिंग कंपनी। इसलिए डेप्रिसिएशन अलाउबल नहीं, अलबत्ता वो जो लीज रेंटल्स पे कर रहा होता है वो हम अलाउ कर देते हैं उसको, पर डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं करते उस पर। तो काइंडली चेक करें वो जो उसका फिक्स्ड एसेट्स का शेड्यूल है अकाउंटिंग के नोट्स के अंदर, वहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि कितने एसेट्स हैं जो उसके लीज एसेट्स हैं और आया उसने अपने वहाँ पे डेप्रिसिएशन उन पर क्लेम कर रहा है आपके पास या नहीं करा, निकाले हुए या नहीं निकाले हुए। अच्छा जी, कुछ एसेट्स आपके ऐसे होते हैं जो इनिशियली आपने लीज किए होते हैं और बाद में आप उसको परचेज कर लेते हैं। उन एसेट्स के ऊपर आप किस कॉस्ट के ऊपर आपने उसको देनी है डेप्रिसिएशन, दैट इज व्हाट शुड बी द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम लीज्ड एसेट्स टू योर ओन एसेट्स। किस प्राइस के ऊपर आप देना शुरू करेंगे उसको? रिटन डाउन वैल्यू। रिटन डाउन वैल्यू क्या होगी उसकी? ये याद रखिएगा कि जब भी लीज्ड एसेट्स आपके फिक्स्ड एसेट के शेड्यूल के अंदर ट्रांसफर होकर आपके ओन एसेट्स हों, तो लीज एसेट्स का प्रिंसिपल होता है रेजिडुअल वैल्यू पे आपने उसको परचेज करना है। ठीक है, अप फ्रंट जब आपने लीजिंग एजेंसी के साथ एग्रीमेंट करते हैं तो उसके अंदर जनरली 10% रेजिडुअल कॉस्ट होती है कि एक मशीनरी है जिसकी कॉस्ट 1 करोड़ है, 10 मिलियन है, तो जनरली वो कहते हैं कि जनाब हम आपको 10 लाख का एसेट टुवर्ड द एंड ऑफ द लीज पीरियड वी विल सेल इट टू यू। हार्ड एंड फास्ट नहीं है लेकिन जनरली 10% के अराउंड होती है। तो आपने वो वैल्यू जिस पे वो ट्रांसफर हुआ है दैट वुड बी द रिटन डाउन वैल्यू। ठीक है जी, दैट वुड बी द रिटन डाउन वैल्यू। अच्छा जी, ये जरा इंटरेस्टिंग सा है, पेमेंट ऑफ लीज रेंटल्स एंड कैश फ्लोज। वो कहता है जी एज पर कंप्यूटेशन चार्ट ऑफ इनकम एन अमाउंट ऑफ 108 मिलियन हैज बीन क्लेम्ड एज लीज रेंटल्स पेड, वेयर एज पर कैश फ्लो स्टेटमेंट द अमाउंट paid is appearing at 104 million. There are no outstanding balances payable on account of lease rentals. In order to justify your claim, please provide the detail of payments along with evidence thereof. पहले ऑब्जर्वेशन को ऑब्जॉर्व करने को वो क्या कह रहा है? जनरली कंपनी जो है वो क्रूअल बेस अकाउंटिंग करती है ना कि जी ठीक है एक्सपेंस बुक कर लिया, पेमेंट शायद उस साल में करें या नेक्स्ट ईयर में करें, पर यहाँ पे वो ऑब्जर्वेशन कह रहा है कि आपने क्लेम किया है कि ये क्रूअल पे नहीं किया, मैंने ड्यूरिंग द ईयर सारी पेमेंट कर दी हुई है। और वो एविडेंस क्या है कि देयर आर नो आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस पेबल ऑन अकाउंट ऑफ लीज रेंटल्स। तो कह रहा है कि जी क्लेम ये है कि आपने कर दी है, लेकिन वो कहते हैं जब मैं आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाता हूँ तो वहाँ पर लीज रेंटल जो पेड है वहाँ पे उसकी वैल्यू इतनी आ रही है आपको, आपने वहाँ पे एक एंट्री की हुई है तो ये डिफरेंस आ गया वहाँ पे। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जी मैं आपकी इस फिगर को लूँ या इस फिगर को लूँ। ऑफिसर अपेरेंटली उसको चैलेंज कर रहा है कि जी आपने दोनों में से एक फिगर जो है कहीं गलत लिखी है या सही लिखी है। तो वो उसको क्या कह रहा है, if there is no reconciliation offered by the taxpayer then one of the two entries is
या वो गलत होगी या ये गलत होगी अपना। इसमें कैच भी है, वो मैं अभी आपको बाद में शेयर करता हूँ। अगर ये वाली एंट्री गलत है, 108 मिलियन और करेक्ट लीज रेंटल्स अगर पेड है 104 मिलियन के, तो आप क्या करेंगे? कौन से वाला? ये वाला। अगर ये गलत है तो आपने ये ऊपर के 4 मिलियन डिसअलाउ करने हैं, ठीक है। अभी मैं एक सेकंड, अगर ये है कि ये सही है और ये गलत है, आपके असल एक्सपेंस ये हैं और आप कैश फ्लो में कितने बता रहे हैं? 104। तो इसका मतलब है कि उसने अपने हाथ में कैश 4 मिलियन से ज़्यादा कर लिया। एक्सपेंस जो कह रहा है कैश किटी से निकला 108, लिखा कितना? 104। तो उसका क्लोजिंग कैश इन हैंड, उसने अपने क्लोजिंग कैश इन हैंड को 4 मिलियन से बढ़ गया। अनएक्सप्लेन्ड कैश है उसके हाथ कि भाई ना आपका तो एक्सपेंस 108 था, हाउ कम आपने 104 अपना किटी से बाहर निकाला? आपका 108 निकलना चाहिए। आपके पास क्लोजिंग कैश 4 मिलियन से अनएक्सप्लेन्ड है अपना, ठीक है। दूसरा यहां पे देखें कि अगर आप ये डिसअलाउ करेंगे तो क्या ये डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 174 होगी या इट इज एन अटेम्प्ट टू सप्रेस योर इनकम? 111D जो है वो आपका क्या कहता है? सप्रेशन ऑफ इनकम, एनी अटेम्प्ट टू सप्रेस योर इनकम। तो अगर मैं कोई जाली खर्चा आपसे क्लेम कर रहा हूं, जाली एक्सपेंडिचर हूं, तो आप 174 में डिसअलाउ करोगे या वहां पे जाएंगे? हम अक्सर डिसअलाउंस करते हैं ना 174 की, इसकी बाद में डिटेल में बाद में करूंगा, लेकिन अगर एविडेंस शॉर्ट है तो 174 हिट करेगा, अगर एविडेंस सिर्फ शॉर्ट है। लेकिन अगर आप ये प्रूफ कर देते हैं कि जनाब द ट्रांजैक्शन डिड नॉट हैपन, ये एबो निशो नल एंड वाइड एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये फेक ट्रांजैक्शन है, फिर आप 111D में जाएंगे। आपने उसे कहा कि जनाब मुझे एक्सपेंसेस की डिटेल दें, उसने 100 रुपीज़ के एक्सपेंसेस क्लेम किए अंडर डिफरेंट हेड, वो 95 के दे देता है, बाकी 5 के कहता है कि जी इनवाइसेस नहीं है, वॉचर मिस हो गए, रिकॉर्ड मिसप्लेस हो गया, वो 5 हम डिसअनाउंस करते हैं 174 में, उसके ऊपर 111D नहीं लगाते। नहीं, सी है एक्सपेंडिचर इनकर्ड, वो एक्सपेंडिचर इनकर्ड हो गया हुआ है। सी जो है ये इनकर्ड नहीं हुआ, ये फेक एक्सपेंडिचर। अगर आप थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन से ये जस्टिफाई कर देते हैं कि जी मैंने आपने कहा कि ये 5 रुपए के मैंने एक्सपेंसेस कमिट किए हैं, लेकिन मुझे इनवाइसेस वॉचर डिटेल्स नहीं मिल रही, तो हमने जिन पार्टियों से आपने ये चीज़ें परचेज की थी, हमने उनसे थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन की है, वो तो डिनाई करती हैं कि हमने बेचा ही कुछ नहीं है आपको। अब नाउ इट इज नॉट अ केस ऑफ डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 174। अगर आपने थर्ड पार्टी वेरीफाई कर लिया और वो पार्टी ने डिनाई कर दी कि द ट्रांजैक्शन डिड नॉट हैपन, तो फिर वो 111D में सप्रेशन ऑफ इनकम की तरफ चला जाएगा। और अगर थर्ड पार्टी ने ये वेरीफाई कर दिया कि जी बिल्कुल ट्रांजैक्शन हुई है, मेरे पास रिकॉर्ड है, मैंने इसको ये माल बेचेगा, तो फिर आप 174 भी नहीं लगा सकेंगे। तो देयर इज अ ट्रेड ऑफ कि यहाँ 174 के अंदर आप स्टॉप हो जाएंगे, जी एविडेंस नहीं आया, मेरी एडिशन बन गई, चलो जान छूटी। या आप लालच के अंदर जाते हैं कि जी मैं 111D लगाऊं, 100% पेनल्टी भी वहां से मैं अपने ऑर्डर में ऐड कर लूं, आपने थर्ड पार्टी वेरीफाई किया, अगर थर्ड पार्टी ने डिनाई कर दिया तो आप 111D में चले जाएंगे। अगर थर्ड पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं जी ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट करती है, मैंने सप्लाई दी थी, ये एविडेंस है, उस सूरत में फिर आप 174 भी नहीं लगा सकेंगे, क्योंकि आपने थर्ड पार्टी से, आपका रिकॉर्ड तो नहीं है। वर्ड पढ़े ना 174 की स्टेटमेंट, उसमें सर्कमस्टांशियल एविडेंस का लिखा हुआ है। हाजी साहब जरा देखिएगा 174 का, वो सब सेक्शन 2 के अंदर ही उसका एक वर्ड है जहाँ से आप पिक करते हैं कि जी अगर एविडेंस नहीं भी तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस की बेस पे फिर आप उसका एक्सपेंडिचर क्लेम कर लें। 174 सब सेक्शन 2 शायद होगा, देखिएगा। The commissioner may disallow or reduce a taxpayer or a deduction if the taxpayer is unable without reasonable cause to provide a receipt or other record or evidence of the transaction or circumstances giving right. और circumstances, अगर एविडेंस नहीं मिल रहा लेकिन सर्कमस्टांशियल एविडेंस मिल गया आपको, जिस तरह आपने थर्ड पार्टी से वेरीफाई किया, उसने एक्नॉलेज कर लिया अपनी साइड के, उसने आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे दिया, तो फिर वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर 174 में भी नहीं जा सकेंगे। 111D की लालच में 100% पेनल्टी कलेक्ट करने के चक्कर में आप उधर से भी जाएंगे, तो इट्स अ ट्रेड ऑफ।
अच्छा जी, इसमें मैंने आपको कहा था एक कैच है, और वो कैच शायद इसलिए है कि हम कैश फ्लो ना डॉट में सिखाते हैं ना आगे कभी प्रैक्टिस करते हैं, और ये बात मेरी लिख लें कि आपको किसी भी कंपनी के अकाउंट्स में अगर कहीं से कुछ भी नहीं मिल रहा तो कैश फ्लो से एक आध ऑब्जर्वेशन 100% बन जाती है। जितने भी क्लीन अकाउंट्स हों, कहीं ना कहीं यहाँ पे कैश फ्लो के अंदर जो है ना अकाउंटेंट अपना गन छुपाता है अपना। यहाँ पर कैच क्या है, कैश फ्लो जब आपकी बननी शुरू होती है, ऑब्जर्वेशन के अंदर थोड़ा सा फॉल्ट है, लेकिन उसने चूंकि देखा है, पता नहीं वो पिछले साल की पेमेंट्स आ रही हैं क्या, आपकी कैश फ्लो चलना शुरू होती है नेट प्रॉफिट से, क्योंकि नेट प्रॉफिट कंपनी का जो है वो एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग से आ रहा है ना। अब आप इसमें वो चीज़ें डालने हैं जो कैश और नॉन कैश आइटम्स उसका अफेक्ट करती हैं ताकि आप कैश तक सही पहुँचें। तो जब उसने ये एक्सपेंसेस क्लेम किए 108 मिलियन ये वाले एक्सपेंसेस, तो ये ऑलरेडी वहाँ पर PLS के अंदर डिक्लेयर कर चुका हुआ है, उसका इफेक्ट ऑलरेडी वहाँ पे आ गया है। ज़्यादा चांसेस इस चीज़ के ही हैं कि ये जो 104 मिलियन है ये कोई पिछले साल की लेफ्ट ओवर पेमेंट थी जो उसने इस साल आकर कर दी है। ठीक है, PLS की आइटम्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करती कैश फ्लो में, क्योंकि कैश फ्लो आप नेट प्रॉफिट से लेके चल रहे होते हैं, राइट। यहाँ पर नॉन कैश आइटम चलती हैं, वो डेप्रिसिएशन वगैरह जरूर आ जाती है क्योंकि वो आपका नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, वो आएगा। बाकी बैलेंस शीट से जो आपकी चीज़ें आ जा रही हैं वो इसमें रिफ्लेक्ट हो रही हैं आपकी।